अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पीएसएल में मज़ेदार मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कल एक और मज़ेदार मुकाबला हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी एंड पेशावर ज़ल्मी लुक्स इन टोटल कंट्रोल। एक अच्छा मुकाबला, मगर ज़ल्मी ने जो है वो काफ़ी बेहतर किया कोयटा ग्लैडिएटर्स से। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, अपनी टीम के बैटिंग ऑर्डर से लेके और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। तो कल के मैच के हवाले से डिस्कशन होगी। आज जो मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, पाकिस्तान सुपर लीग 8 इज वेल एंड ट्रूली इनटू द सेकंड वीक। कराची का मरहला अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है। मुल्तान में तो इनफैक्ट अब सब एक ही मैच रह गया है। सो मैच नंबर 10 टुडे, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स इस वक्त, और आगे चल के तफसील से इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स कल के मैच का तफसीली जिक्र करेंगे। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ लाला मौजूद नहीं है, अपनी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे, लेकिन कल हमारे साथ ऑनलाइन ज़रूर शामिल होंगे और बहुत जल्दी हमारे स्टूडियोज़ में वापस होंगे। लेकिन हमारा पैनल लाहौर में ज़रूर मौजूद है और उनको हम कहते हैं खुशामदीद। मिसबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इरम हेलो एंड इमाम वेक अप गाइस, वेक अप, वेक अप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप, अरे आज ब्लू इज द कलर, आज देख रही हैं आप? एवरीवनस इन ब्लू। ये आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउट अलोन एंड दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। ये बताते चलें आपको, इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये दिल से दिल को राह होने लगी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप कैसे हैं आप लोग? प्रेडिक्शन से लेके हमारे कपड़े सेम है। सेम हो रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है। कैसे हैं आप मिसबा? हाउ आर यू डूइंग? हारने वाले की प्रेडिक्शन करते हैं। ऑलराइट। मिसबा ने यूं करके इरम को देखा, खुद ही करती होगी, मैं नहीं करता भाई। करता भाई। जी मिसबा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मिसबा ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। जी मिसबा कैसे हैं, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे टीमों की जो हालत है वो ठीक नहीं लग रही। दिमागी हालत जो है, जिस किस्म के काम करना शुरू हो गई हैं टीमें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है टीमों ने बहुत जल्दी। ऐसा ही कुछ लग रहा है जैसे जैसे डिसीजन सामने आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे डिसीजंस। तो मिसबा, मतलब कल के मैच में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कुछ डिसीजंस की बात की जाए तो समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। क्या वो प्लान लेकर चल रहे हैं, क्या प्लान बनाया हुआ है? क्योंकि प्लान कोई या तो दिख नहीं रहा या लग नहीं रहा, या फिर और क्या वजूहत हैं, वो तो शायद मुझे लगता है डायरेक्टली उन प्लेयर्स से पूछना पड़ेगा कि व्हाट्स हैपनिंग। आपको एक ओवर दिया जाता है तो आपको पता नहीं बॉल बैटिंग ऑर्डर में कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाता है। सो यस, उस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या डिसीजंस ले रहा है और क्यों ऐसे डिसीजंस ले रहा है। बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल नजर डाल लेते हैं। साथ साथ व्यूअर्स को ये बताती चलूं कि ट्विटर पे हैशटैग जोर का जोड़ लिखकर सवाल पूछिए। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी सवाल आप मिसबा से, इरम से, इमाम से पूछना चाहते हैं सो हम वो सवाल सामने रखेंगे और उनसे उसका जवाब मांगेंगे। ZORKAJOR मैं क्लैरिफाई करते हैं हैश। हाँ जी बिल्कुल, ट्विटर, लेकिन ट्विटर पे ये होगा सिलसिला। ठीक है जी, चलिए से मैच समरी पर नजर डालते हैं। वी न्यू यस्टरडे, हमारे सामने ही टॉस हो गया था। पेशावर ज़ल्मी वन द टॉस और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो इवेंचुअली वी गॉट टू नो सही साबित हुआ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 154 रन बना सकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। 4 विकेटों के नुकसान पे इंतहाई स्लो स्टार्ट इनकी तरफ से हुआ था। दो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के कंट्रोल में आ गए थे और रन्स उनसे बन ही नहीं रहे थे। अब पता नहीं उसमें कोयटा वाले खुश हो रहे होंगे या नहीं, लेकिन अरशद इकबाल एंड वहाब रियाज बेहतरीन आगाज इन्होंने जो है वो अपनी बॉलिंग का किया था। हाईएस्ट स्कोरर रहे इफ्तिखार अहमद, 50 रन इफ्तिखार ने बनाए 34 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इसके अलावा 39 रन बनाए सरफराज अहमद ने। दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही थी, जो कि इस टोटल को रिस्पेक्टेबिलिटी की तरफ लेकर गई। बॉलिंग के हवाले से बात करें, उस्मान कादिर कल ड्राफ्ट इन किए गए थे कल के मैच के लिए। 4 ओवर्स में 26 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी, मोहम्मद हारिस ने बनाए 18 रन, बाबर आजम बना सके 19, लेकिन कल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट साइम अयूब। साइम गॉट अ फर्स्ट बॉल डक, लेकिन हसनैन की क्या कमाल डिलीवरी हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। TKC ने 9 बनाए। अगर हम हाईएस्ट रन गेटर की बात करें, जेम्स नीशम
और रोमान पावल, यही वो 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये मैच बना दिया था पेशावर ज़ल्मी के लिए। रोवमैन पावल स्कोर 36 एंड जेम्स नीशम स्कोर 38 ऑफ 23 डिलीवरीज। और जो बाकी मांदा काम था बासानी वो दासून शाना का और वहाब रियाज ने पूरा किया। 3 विकेटें हासिल की मोहम्मद हसनैन ने अपने 4 ओवर्स में 13 रन दिए। सो बहरहाल मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत के उनकी अब 2 विक्ट्रीज जो हैं पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत कर पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान इतना जीत रही है कि मेरी जबान पे जो है ना मुल्तान सुल्तान जीत के लिए सिर्फ नाम जो है ना वो मुल्तान सुल्तान काफी है। तो चलें जी अब ऐसा करते हैं, डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। और वाकई वो एक सवाल जो हम सबके जुबान पर है कि भाई मोहम्मद हफीज की इस कोयटा की टीम में यूटिलिटी क्या है। वी नो कि हम कल काफ़ी तफसील से हमने इसके हवाले से भी बात की थी। ना उनको बैटिंग के सही नंबर पे भेजा जा रहा है, ना 1 ओवर कराया हफीज ने, अच्छा ओवर कराया, ना उनसे बॉलिंग करा रहे हैं। मिसबा कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है ये पेशावर कोयटा ग्लैडिएटर्स की? मुझे लगता है हफीज़ को मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, शायद उसको कोई ना कोई तस्बीह दी होगी उन्होंने कि ग्राउंड में वो पढ़ते रहना तुमने, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देना तुम्हें, ना बॉलिंग ना बैटिंग। तो यही लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि ओवरऑल जब आप क्लियर नहीं होंगे अपनी प्लानिंग में कि हमारा कौन सा प्लेयर कहाँ फिट इन होता है और हमने उससे काम क्या लेना है, अगर आपने उस प्लेयर को लिया है, उमर अकमल की जगह आपने चेंज की और हफीज़ को लेके आए हैं टीम में कल के मैच में, तो कुछ ना कुछ तो आपने प्लान किया होगा कि हफीज़ को कहाँ हमने यूटिलाइज़ करना है। आई थिंक कि सरफराज ने एक अच्छा डिसीजन लिया जो नंबर 3 पे उस टाइम पे खुद आया, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह की वो बैटिंग करता और उसने पे ऑफ भी किया। बट उसके बाद नंबर 4 पे भी हफीज़ नहीं आए, उसके बाद नंबर 4 पे इफ्तिखार भी नहीं आए, जो कि इस टाइम आपके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हैं। ऑलमोस्ट उनको उस टाइम बैटिंग मिल रही है कि जब ऑलरेडी को तकरीबन 70% मैच निकल गया होता है कोयटा के हाथ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। फिर ओडियन स्मिथ की जो बॉलिंग है वो क्वेश्चन मार्क है, कल की स्पिन बॉलर्स की बॉलिंग भी। और फिर मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलती हुई है कोयटा से कि जब हसनैन ने 2 ओवरों में 3 आउट किए और एक स्पेल लगा हुआ है और फिर उसको होल्ड कर लेना, जहाँ आपको पता है कि बाद में ड्यू फैक्टर आ जाएगा और शायद गेंद उस तरीके से स्विंग ना हो, और आपने स्कोर भी कम किया हुआ है और अपोजिशन को एक स्टार्ट भी अच्छा मिल गया, तो ओनली वे यू कैन विन दिस गेम उनको आउट करेंगे। तो उस टाइम पे दोनों मेन फास्ट बॉलर्स के ओवर रोक के वो उस वक्त उनको वापस लाया है सरफराज, जब ऑलमोस्ट गेम ओवर हो गई थी, लेस देन रन अ बॉल। तो वो मुझे ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ओवरऑल, एक तो पावर प्ले में जो कोयटा है वो बहुत पीछे रह गया बैटिंग में, पहले 6 ओवर्स में मेरे ख्याल में वो इतना पीछे हो गया गेम के कि उसके बाद थ्रू आउट बैटिंग में बॉलिंग में वो सिर्फ गेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भाई कहीं भी गेम उनके हाथ में, वो गेम से पेशावर ज़ल्मी से आगे नहीं हुए, वो चेज ही कर रहे थे उस गेम को। वो एक तो वो डिफरेंस था। उसके बाद फिर गलती पे गलती पे गलती थ्रू आउट करते गए और जहाँ एक चांस दे दिया था इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके, वो जो नीचे से रन किया इफ्तिखार और साथ सरफराज की एक पार्टनरशिप ने उनको मैच में ले आए थे, लेकिन फिर बॉलिंग में वही मिस्टेक्स और बॉलिंग चेंजेस, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स हुई और वो बिल्कुल जो है वो एक मैच जो एक चांस बन गया था, हसनैन ने दे दिया था चांस आउट करके, वो हाथ से निकल गया कोयटा के। बिल्कुल, मतलब इमाम अगर हम शुरुआत देखें जिस तरह कोयटा ने शुरुआत की, ऑलमोस्ट 90 ओवर तक 37 रन्स थे, 3 विकेटें गंवा चुके थे। क्या बहुत ही कोई आउट क्लास बॉलिंग हो रही थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, या क्योंकि पिच नई थी, कुछ डिफरेंस था कंडीशन में? मतलब जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल ने तो कल इस तरह खेला कि थोड़ी देर के लिए शायद उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता कि T20 है, ये टेस्ट मैच नहीं है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ क्या? देखें, पहली दफ़ा मुझे मैच में लगा कि टॉस ने थोड़ा सा वाइटल बिल्कुल जो है टॉस का काफ़ी कल मुझे लगा पर्सनली कि दारोमदार रहा।
क्योंकि कल जितना बॉल फंस रहा था कल को, कि अगर आपको याद हो कि मैंने शो से में कहा था कि मुझे विकेट पे ग्रास नहीं दिख रहा, तो इस वजह से उस्मान कादिर की जो इंक्लूजन थी और उनका भी जो जितने भी बॉलर्स थे वो उनको हेल्प मिल रही थी। खास तौर पे फर्स्ट टाइम पे देखा कि विकेट ज़रा थोड़ा सा स्लो साइड पे था और बॉल ज़रा फंस रहा था। लेकिन देखें जब आप प्रोफेशनल होते तो आप जल्दी एसेस करते हो, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि जब 6 ओवर्स में उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग की है, तो वो वैसे ही खेल रहे थे कि जी जैसे बॉल आ रहा है बल्ले पे, तो उस वजह से उनका पूरा पावर प्ले जो है वो सही से गया नहीं। 6 में 32 दोनों आपके टॉप के फॉरेन प्लेयर्स हों, तो वो मुझे लगता है कि मिसबा भाई वाली बात, पहले 6 ओवरों में वो काफ़ी ही पीछे हो गए थे। और देखिए जो उसके बाद सबसे, जब आपको पता है विकेट अच्छा नहीं है, तो आप अपने बेस्ट बैट्समैन को आपको अंदर भेजना है। जब आपको पता है विकेट भी अच्छा नहीं है, आपको एक क्राफ्टी इनिंग्स खेलनी पड़ती है कि जहाँ पे आपको एकदम पता है कि 200 रन नहीं होने, अब 160 या 170 वाला मैच विनिंग टोटल है, तो आप या तो इफ्तिखार अहमद या मोहम्मद हफीज़, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज़ भाई की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान से, 200+ ODIs हैं, पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुके हैं, तो आप एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपने लिया है, तो वो मेरा नहीं ख्याल, जैसे लाला ने कहा था कि वो उसको या बेंच पे बिठाना है या उसकी बैटिंग है। देखिए अगर हफीज़ भाई खेल रहे हैं तो आपके हफीज़ भाई किसी भी टीम में एज अ मेन प्लेयर खेलते हैं, मेरे खास तौर पे T20 में। फिर देखें खास तौर पे इन्होंने कल नवाज को भी ज़ाया किया। देखिए जब आपको पता है कि बॉल आ भी नहीं रहा, फिर आपने नवाज को डाल दिया कि जिसने क्राफ्टी इनिंग्स आपको पता है नहीं खेलनी। बेसिकली उन्होंने कहा कि जी वो चार्ज करेगा लेकिन बॉल आ नहीं देता। वहाँ पे अगर इफ्तिखार आता तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार को ज़्यादा बॉल्स मिलते, वो ज़्यादा क्राफ्टी इनिंग्स खेलता और एंड पे जाके उसको ज़्यादा बॉल्स मिलते, जिस वजह से जो उसका 34 बॉल पे 50 है, ये 44 बॉल्स पे शायद 70 हो जाता। तो ये चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि कोयटा ने इधर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर टीम कल खिलाई थी, लेकिन जब तक आप अपना बैटिंग ऑर्डर अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा। अब आपने बेसिकली अपने 2 ऊपर के बैट्समैन ज़ाया कर दिए। आपने अब्दुल वाहिद मंगलजरी को खिलाया, आपने उसको बैटिंग नहीं कराई। आपने हफीज़ भाई को खिलाया, आपने हफीज़ भाई को भी बैटिंग नहीं कराई। तो आप, मुझे नहीं समझ आ रहा इनकी बैटिंग का क्या इशू है। वो तो स्कोर फिर भी 156 हो गया था। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बाद में थोड़ी ड्यू पड़ गई थी, और कुछ नवाज की बॉलिंग का बड़ा रोल है। नवाज उनका मेन प्लेयर है। नवाज के जो 4 में 48 रन्स थे, जब आपका कोई एक क्वालिटी स्पिनर, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्पिनर जब आपकी टीम में हो और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा है, हो सकता है कि जो रियलिटी ग्राउंड की कंडीशंस है वो उस वक्त क्या थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नवाज ने अपनी पोटेंशियल पे कल बॉलिंग नहीं की। हसनैन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है नवाज का डिफरेंस था कल। राइट, हसनैन की बॉलिंग को ऑफ कोर्स हम फीचर करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं इंज़माम उल हक को। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? जी वालेकुम अस्सलाम, और सारों को मेरी तरफ से भी सलाम। अच्छा जी, अब हम आवाज में खुशी है ना इंजी भाई की, पेशावर ज़ल्मी की जीत पे वो जी जैसा इंजी भाई का है, जंप लगा के नंबर 2 पे पेशावर ज़ल्मी की जीत की खुशी पे पॉइंट्स टेबल में एकदम से छलांग लगाई है पेशावर ज़ल्मी ने। जी बिल्कुल, और अभी असल में ना अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये अभी एक मैच जीतने से आप इतना ऊपर जा रहे हैं, इतना नीचे आ रहे हैं, तो अभी तो मेरा मतलब है शुरू हुआ है टूर्नामेंट, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो काफी सारी चीजें और है। लेकिन ये कि जी शुरू की जीत है ना, वो टीम के लिए ना बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जी टीम को उससे कॉन्फिडेंस आता है और प्लेयर परफॉर्मेंस देते हैं, उससे प्लेयर्स को परफॉर्मेंस में ना बड़ा ना कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बड़ी अच्छी जीत थी, और स्पेशली कि कल मैच मैं कहूँगा कि जी कोयटा ने भी बड़ा अच्छा खेला। जिस तरह पहले 10 ओवर खेले थे, 10 ओवर के बाद जो अगले 10 ओवर खेले, तो वो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने नहीं अच्छे खेले, कोयटा ने बहुत अच्छे खेले। बिल्कुल। और जो सेकंड जो सा पार्ट था, जो हमारी बैटिंग थी, ज़ल्मी थी, तो उसमें बिल्कुल बराबर का मुकाबला रहा। और मैं कहूँगा कि जी एंड में शनाका ने और वहाब रियाज ने थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग की है, क्योंकि जी जिस तरह वहाब रियाज ने बॉलों को कुछ है ना डॉट बॉल खेले, हसनैन का ओवर निकाल के, तो और फिर एंड में है ना हमने उसका दूसरे बॉलर्स का जो उनके अनएक्सपीरियंस बॉलर थे उनका फायदा उठाया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में क्रिकेट कल बहुत अच्छी हुई, और किस्मत अच्छी क्योंकि जी ज़ल्मी के हिस्से में जीत आई है। बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, हमारा अभी डिस्कशन ये चल रहा था, आप जिस वक्त ज्वाइन किया, हो सकता है आपने थोड़ा सा सुना भी हो, हम हफीज़ के रोल के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ इतना एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान का, और जाहिर है वो उन्होंने अपने करियर के आखिरी टाइम पे T20 क्रिकेट ही खेली है। क्या आपको भी मुखालिफ डगआउट में बैठे हुए हैरत हो रही थी कि यार ये हफीज़ बंदा है, ना इसकी बैटिंग आ रही है, ना इससे बॉलिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की सोच जहन में गुजरी कल? जी पहले तो मैं और हफीज आपस में बातें कर रहे थे कि जी हम दोनों मेंटोर हैं, वो उधर कोयटा का है और मैं ज़ल्मी का मेंटोर हूँ।
लेकिन ये है कि आपने हफीज को जिस टाइम खिलाया था तो दोनों जगह आपने उसको बैटिंग नहीं कराई। एक तो जहां टीम को जरूरत थी कि जी ग्राफ्ट इनिंग्स जिस तरह इमाम कह रहा था खेले, और दूसरी उस जगह भी बैटिंग नहीं करवाई उससे जहां हिटिंग का टाइम था। जी दोनों जगह आपने उससे बैटिंग नहीं करवाई। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह हफीज जिस तरह का प्लेयर रहा है, जिस तरह की उसकी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ऐसा प्लेयर या तो 11 में होना चाहिए या स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, वो बेंच पे नहीं है और आपने कल खिलाया है। ये मेरी नहीं समझ आई कि जी जहां नंबर 3 पे सरफराज आया तो वाई नॉट हफीज। तो मेरे ख्याल में अगर आप स्पिनर्स को देख रहे थे या ग्राफ्ट इनिंग्स का सोच रहे थे, तो मेरे ख्याल में कि जी अगेंस्ट स्पिनर्स हफीज की टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। अगर उस्मान उस टाइम बॉलिंग कर रहा था या सुफियान ने आके उस टाइम बॉलिंग करनी थी या मीडियम पेसर, तो मेरे ख्याल में इसके खिलाफ है ना, हफीज भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में कि जी हफीज को फायदा उठाना चाहिए। और कल जहां उसने एक ओवर आके किया था, वहां मेरे ख्याल में अगर जिस टाइम इन्होंने फास्ट बॉलिंग की, वह हफीज के एक्सपीरियंस से बॉलिंग में भी फायदा और उठाया जा सकता था। एक बॉलर जो कि एक ओवर करता है 4 रन देता है और आप बिल्कुल जो है अगला कोई ओवर ही नहीं देती, तो ये थॉट प्रोसेस समझ नहीं आता। इरम, क्या ऐसा लगता है कि जो थिंक टैंक है इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर का, वो खुद कंफ्यूज्ड है विद देयर बैटिंग ऑर्डर, विद देयर बॉलिंग चेंजेस? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन जो है एक टीम की कैप्टनसी और प्लान्स इतने अच्छे लगे और दूसरे दिन बिल्कुल ही ऐसा लगे कि सब भूल गए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह इमाम ने भी बात की, मिसबा भाई ने भी बात की कि कोयटा की कल जो थी वो प्लानिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, उनकी बैटिंग में भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह की कोयटा ने बैटिंग तो चले की है, लेकिन मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सम टाइम होता है कि विकेट जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन फिर भी बॉलर्स जो हैं वो अपने प्लान पे नहीं रह पाते। लेकिन जिस तरह से कल पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, कादिर उस्मान कादिर का जो टीम में आना था और अरशद का टीम में आना था, उसके अलावा वहाब रियाज पे मुझे उनकी बहुत खुशी है कि उनका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 14 जो है कह लें 14 उनके डॉट्स ही थे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी उनका आना। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस अपनी टीम में उनके कमबैक कह लें कि बहुत बेहतर है। इसी तरह से मुझे लगता है कि हफीज़ भाई का सेम मेरा भी वही पॉइंट है जो इंजमाम भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ का मुझे लगता था कि अगर उनको 1 डाउन भेजें, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं उन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है और PSL जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारा ब्रांड है और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन विकेट्स पे खेलने का। और मोहम्मद हफीज़ जिस तरह के बैटर हैं वो हम सब जानते हैं कि वो किसी भी टीम को कह लें कि बिल्कुल अच्छी किसी भी टीम को वो अच्छे सपोर्ट दे टारगेट सकते सेट हैं। कर और सकते हैं। इरम, जिस तरह आप उस्मान कादिर की बात कर रही हैं, तो उस्मान कादिर का भी एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आया, कंडीशंस ने सपोर्ट किया। उस्मान कादिर भी हमें अब ज्वाइन इन करेंगे जोर का जोड़ में, उनसे भी बात करेंगे, जरा उनकी भी इस परफॉर्मेंस पे उनको वो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए यहाँ हमारे पैनल से। मगर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with इंजमाम उल हक, मिसबा उल हक, इमाम उल हक and इरम जावेद। और अब हमें ज्वाइन इन करेंगे कल के वो स्टार जिन्होंने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी टीम के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन कंडीशंस को इस्तेमाल किया। उस्मान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी की एक और वजह जीत की। सो यस उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस उस्मान। उसामा, मगर जो है उस्मान, मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह की कल परफॉर्मेंस आई और जिस तरह आप आए टीम में और फौरन आते ही वो परफॉर्मेंस जो सिलेक्शन थी उसको आपने जस्टिफाई किया। जी बिल्कुल, पहले 2 मैचेस नहीं खेला था तो यही था माइंड में कि पता नहीं मैच खेलूंगा कि नहीं, बट ये कि डैरन सैमी जो हैं हमारे कोच, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया और बोला कि आप मैच खेल रहे हो और आप लास्ट सीजन भी खेले थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, तो अब इस साल जो है वो आप टीम में आए हो तो अब ये है कि आपका रोल आप उन्होंने मुझे असल में रोल दिए कि आपने ये करना है। तो आई थिंक कि जब मैं बॉलिंग के लिए आया था तो थोड़ा सा नर्वस भी था और उसके बाद जब मैंने 1-2 बॉल कर ली तो फिर वो सेटल डाउन हो गया था। बट ये है कि जैसे ही रात को बॉलिंग में टर्न भी हो रहा था बॉल और जहाँ पे मैं बॉल फेंकना चाह रहा था वहाँ पे गिरा था, तो इसलिए विकेट्स पे मिल गई।
उस्मान, जेसन रॉय की जो आपने डिसमिसल किया था वो तो जैसे कहना चाहिए ना कि आई मीन रॉय बड़ा कैलिबर का प्लेयर है और उसको जो आपने गूगली फेंकी थी बिल्कुल टोटली बैम्बूजल्ड हिम। प्लान की थी वो, उसको कुछ सेटअप किया था आपने? जरा टेक अस थ्रू दैट डिलीवरी के किस तरह आपने उसको जो है यहाँ पे फंसाया जेसन रॉय को? मोस्टली अगर आप T20 में देखेंगे बैट्समैन जो है वो हिट मारने की कोशिश करते हैं कि बॉलर का यही होता है कि जितने डॉट बॉल्स कर सके वो करे। तो मेरे माइंड में भी यही था कि मैं जो है उसको डॉट बॉल करूं। और पहले जब मैंने उसको एक लेग ब्रेक किया वो काफ़ी टर्न बाउंस भी हुआ, ऊपर भी चढ़ गया बॉल। उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे जहन में था कि इसने हिट मारनी क्योंकि स्कोर बहुत कम था उस टाइम उनका, तो मैंने उसको ऑफ साइड के बाहर बॉल किया तो वो ज़्यादा टर्न हो गया बट वो वाइड हो गया। तो लास्ट बॉल था तो मैंने फिर चांस लिया, मैंने अपने साथ ऐसे किया कि इसको रॉन्ग वन करते तो हो सकता है कि ज़्यादा टर्न नहीं हो और सीधा थोड़ा सा बॉल रह जाए। तो जो मेरे माइंड में था, जो मैंने फिर बॉल किया तो वैसे ही वो डिलीवर हो गया, उसके बैट के नीचे से निकल गया, बॉल ज़्यादा टर्न भी नहीं हुआ। तो वो इस वजह से वो आउट। नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल। इंजी भाई, आप तो खैर रेगुलरिटी में जाहिर सी बात है उस्मान के साथ आपकी कॉन्वर्जेशन डिस्कशन रहती होगी, बट फिर भी कितना जो है आपसे इंटरेक्शन में आप कहेंगे कि उस्मान को बैटर और बॉलर वाला डिफरेंस नहीं मगर एक टीम में टेम्परामेंट रखने के हिसाब से सीखने को मिला? मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी की भी बहुत कम आ रही है आवाज। अच्छा, इंजी भाई आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आपकी अब आवाज आ रही है, बीच में से ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली आप तो उस्मान आपके साथ है टीम में, मगर एक मैच टेम्परामेंट की जब बात होती है, ऑब्वियसली बॉलर्स बैटर्स का डिफरेंस, मगर जो मैच टेम्परामेंट की बात होती है, आपको उस्मान को कितना आपसे सीखने को मिल रहा है इस पूरे टाइम फ्रेम में? मेरे ख्याल में अगर आवाज आ रही है सारों को तो ये तो खैर उस्मान बताएगा कि जी सीखने को मिल रहा है या क्या सूरत हाल है, लेकिन ये कि ये उस्मान खुद है ना काफी एक्सपीरियंस है ना प्लेयर है, और ये पाकिस्तान से खेलता रहा है और मुख्तलिफ लीग्स में जाके खेलता है, और ये हर एक प्लेयर्स के लिए बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और माशाल्लाह जिस तरह इसने कल की बॉलिंग की, और देखो ये एक्सपीरियंस क्या है कि जी कल आपको कंडीशंस अपने मतलब की मिली, आपने उसका फायदा उठाया, यही एक्सपीरियंस का फायदा है कि जिस टाइम भी लेके आए। और हमारी जितनी भी ये ज़ल्मी की मैनेजमेंट थी, इसकी सोच यही थी कि राइट आर्म लेग स्पिनर है ना वो विकेट लेके दे रहे हैं, और अभी जितना भी PSL हुआ है उसमें पार्टनरशिप है ना मेन रोल अदा कर रही है, क्योंकि जी अगर पार्टनरशिप ना लगे तो आप स्कोर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए उस्मान को है ना प्रेफर किया था, और उस्मान ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही आके किया कि इसने ना विकेटें लिए आके, तो जिससे ना हमारी टीम को है ना फर्क पड़ा है। ग्रेट। मिसबाह, उस्मान की बॉलिंग आपने देखी कल, उस्मान से आप बात भी कर सकते हैं, कोई कमेंट, कोई एडवाइस, एनी क्वेश्चन दैट यू विश टू आस्क? मेरे ख्याल में वेरी वेल डन। जो मेरे ख्याल में गेम में मैं कहूँगा डिफाइनिंग एक मोमेंट था वो वही था कि 6 ओवर्स में जैसे फास्ट बॉलर्स ने जो इम्पैक्ट छोड़ा क्वेटा पे और पेशावर ज़ल्मी ने जैसा प्रेशर डाला, वो बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं, क्योंकि टीम्स जो है वो रिकवरी की तरफ जाती हैं। वो 6 के बाद जो 7 से 10 तक के या 12 तक के ओवर होते हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल सांस नहीं लेने दी। वो जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ है तो उस्मान ने आगे जैसी बॉलिंग शुरू की है, वो एकदम प्रेशर बढ़ा है कि अब क्या होगा, ये तो गेंद स्पिन भी हो रहा है। और सबसे जो अच्छी चीज़ थी कंट्रोल था, जो काफ़ी अरसे के बाद जिसको देख के मज़ा आया कि कोई एक बॉल भी 4 ओवर्स में ऐसा नहीं गिरा जो बहुत ज़्यादा आगे गिरा हो या शॉर्ट, थोड़ा सा कई दफ़ा उस्मान से शॉर्ट बॉल गिरता है। तो जो कंसिस्टेंसी जो हम हमेशा बात करते हैं वो आउटस्टैंडिंग थी। बाकी वेरिएशन मेरे ख़्याल में जितने भी लेग स्पिनर इस वक्त खेल रहे हैं इस PSL में भी, उस्मान हमेशा से उन सब में स्पिन वाइज बाउंस जो है इसका वेरिएशन जो है इसके पास उन सबसे बेहतर है। और सबसे जो मुश्किल काम इसके लिए था पहले वो कंसिस्टेंसी। तो कल के मैच में जिस तरीके से इसने बॉलिंग की है, होप के अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रखेगा, और इसने कुछ ना कुछ इसके लिए किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, पहले भी करता था, बट इस तरह की अगर कंसिस्टेंसी ये ले के चल सकता है तो ना सिर्फ इस PSL में
बल्कि बहुत जल्दी ये पाकिस्तान टीम में भी मेरे ख्याल में आके रोल प्ले कर सकता है जो इसने कल प्ले किया। चलिए ग्रेट, उस्मान से हम सुनेंगे इसका जवाब इन कमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक जानिब। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। रिमेंबर वी आर स्टिल रिव्यूइंग यस्टरडेज मैच। वापस आके थोड़ी देर में हम जो है वो आज आने वाले मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी टाइम है एक कमर्शियल ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। Yes, welcome back to जोर का जोर। समा टीवी की स्पेशल धमाकेदार जोरदार ट्रांसमिशन जो है वो जारी है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारा पैनल इस वक्त आज कम है, ज़रा को लाला हमारे साथ नहीं है, आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे आज, लेकिन हमारा लाहौर में और ऑनलाइन हमारे साथ ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। उस्मान कादिर से बात चल रही थी, कल के स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। उस्मान, जाते जाते आपसे एक सवाल हम ज़रूर पूछना चाहेंगे और अभी हम इसको ऑफ एयर भी डिस्कस कर लेते। आप उस्मान, पिछले साल आपकी परफॉर्मेंस हम जब पाकिस्तान सुपर लीग में देखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आपने जो 7 मैचेस खेले फॉर योर टीम, 10-10 रन की आपने जो है वो जो है पर रन पर ओवर से आपने किया। आपकी विकेटें भी शायद उस तरह की, परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं रही थी। सो हाउ डू यू कंपेयर द उस्मान कादिर ऑफ PSL 7 एंड विद PSL 8? कोई ख़ास कोई तब्दीली कुछ किया है अपने? आई नो ये होता है जी, हमें पता है लेग स्पिनर कभी कभार रन्स के लिए चले जाते हैं, बट अपनी उन कमियों को या वो जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको कैसे ओवरकम करने का प्लान है आपका? सबसे पहले तो लास्ट ईयर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो मैंने 6 या 7 मैच खेले थे, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। हाँ, बट ये कि उसमें जितने भी मैंने मैचेस खेले सब में मैंने पावर प्ले में बॉलिंग की ऑलमोस्ट। तो अब पावर प्ले में अगर आप बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, एक तो लेग स्पिनर के लिए मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दूसरा अगर आप कैच छोड़ देंगे ऊपर से तो वो तो ऊपर से फिर आप कैच छोड़ देंगे तो फिर आपको पता है बॉलर जो है वो रन्स के लिए जाता ही जाता है। तो आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है, हर जगह पे बॉलिंग करनी चाहिए। कैप्टन को आपको इजी रखना चाहिए कि आप जहाँ पे वो आपको बोले आपको बॉलिंग करनी चाहिए। तो मेरा भी यही था कि लास्ट ईयर जहाँ पे वहाब भाई ने मुझे कहा वहाँ पे मैंने की बॉलिंग वगैरह सब कुछ हुआ, और उसके बाद जो है उसके मैंने मेहनत भी की। उसके बाद मैंने नए बॉल से भी बॉलिंग थोड़ी सी की कि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ। बिग बैश के अंदर भी मैंने 1-2 मैचेस के अंदर जो है वो 4था-5वां ओवर की है, तो वो भी मुझे जो है उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस पे मिला है वहाँ पे जाके खेलने का। और उसके बाद जब लास्ट मैच रात को खेला है तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो मिसबा भाई ने बात की कंट्रोल की, काफ़ी देर से लोग भी कह रहे थे कि कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑन लेंथ अच्छी नहीं होती है, वेरिएशंस है, बट ये कि मैंने उस पर काम भी किया, तो इंशाल्लाह जो है कमिंग मैचेस में आप लोग देखेंगे। नहीं, और वो काम किया हुआ दिख रहा है बिल्कुल, जिस तरह कल आपने बॉलिंग की है और आप जहाँ कैचेस ड्रॉप, वाकई मैं वैसे बॉलर से कभी पूछना जानना चाहिए कितना डीमोरलाइज होता है एक बॉलर जब उसका कैच ड्रॉप होता है। मगर कल उस्मान में शोर के नहीं जी कोई फील्डर्स का काम ही ना हो, मैं खुद ही सारी सिलसिला निपटाऊँ, एक बोल्ड करूँ, एक LBW करूँ। बट थैंक्स अ लॉट उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड आई होप कि आप ऐसी परफॉर्मेंसेस करते रहो, बिकॉज जहाँ आप अपनी वीकनेस जान लेते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो वहाँ से बेहतरी होना शुरू हो जाती है किसी भी प्लेयर में। बट यस, थोड़ी सी बात करने का हमें मौका मिला बिकॉज हमें जल्दी से वापस जाना है एक ब्रेक की तरफ, और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने अच्छी तरह बात कर ली है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से, और आज जो मुकाबला होना है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उस हवाले से फिर डिस्कशन करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद। बात हमारी हो रही थी कल के मैच के हवाले से जो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया था, मगर आज होना है एक दूसरा मुकाबला। फिर से आपको याद दिलाते चलें दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स का अब होम ग्राउंड कंसिडर हो रहा है कराची का ये स्टेडियम, जो कि कराची का पहले कराची किंग्स का होम ग्राउंड कंसिडर किया जाता है, बट नाउ कोयटा ग्लैडिएटर्स इज प्लेइंग एट होम। सो टुडे इज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। दोनों टीम्स जो हैं वो शिकस्त के बाद वापस आ रही हैं अपने आप को रीगैदर करने, रीग्रुप करने। तो देखना है कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बट बिफोर गोइंग ऑन फर्दर और इस मैच पे बात करने से पहले पॉइंट्स टेबल पे अदील नज़र डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कौन सी टीम्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कल जीत हासिल करके पेशावर ज़ल्मी कहाँ आ गई है, किस पोजीशन पर? हाँ जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता अब ज़रा शक्ल जो है वो निकलती जा रही है, जैसे जैसे टीमें जो हैं दे आर कैचिंग अप विद मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स उनके 4 मैचेस के साथ, बिकॉज आज कोयटा ग्लैडिएटर भी अपना 4था गेम खेल लेगी। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अभी भी मुल्तान सुल्तान अपनी लीड बनाए हुए है, 4 मैचेस में से 3 जीते 1 हारे, 6 पॉइंट्स उनके हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे आ गया कल का मैच जीतने के बाद। देयर नेट रन रेट डज नीड सम इंप्रूवमेंट। कराची किंग इज सिटिंग एट नंबर 3। ये पोजीशन जो कि आज
वो लूज कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं बल्कि इनफैक्ट देयर इज अ दिस विल हैपन इवेंचुअली हैपन, बिकॉज जो भी टीम जीतेगी उसके 4 पॉइंट्स आज हो जाएंगे। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड आईयू विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अब तक सिर्फ 2 गेम्स उन्होंने अपने खेले हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स। सो दीज आर द 6 टीम्स देयर दैट वी हैव सीन नाउ। और फिर बात कर लेते हैं आज के गेम के हवाले से। आज का गेम बिल्कुल लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस विल बी टेकिंग ऑन द होम साइड कोयटा ग्लैडिएटर्स। और अगर ये देखें, जैसे कहते हैं ना, जोर का जोड़ ये पड़ा है, बिकॉज 14 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई एंड इट इज डिवाइडेड इवन स्टीवन 7-7 टू बोथ ऑफ देम। तो जो भी जीतता है वो आज इस पर्टिकुलर मार्के में जो है वो अपनी बढ़त बना लेगा। सो या लिटिल टू चूज बिटवीन दो साइड। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो सवेरा आज एक बैड न्यूज़ आई है वो ये आई है कि दुनिया के टॉप T20 बॉलर्स में से एक वानिंदु हासारांगा, उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने NOC देने से इनकार कर दिया है, विच इज़ अ रियली बैड न्यूज़। बिकॉज जब भी ज़ाहिर है टीमों का ये कॉम्बिनेशन जो है ये ख़राब होता है, इसका जो वो उन्होंने अपना, इवन दो हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कह सकते हैं कि वो पता नहीं किस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, खुद नहीं समझ आ रहा है कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक हासारांगा का ना होना उनके लिए नुकसानदेह बहरहाल हो सकता है। और उसी कंट्रास्ट में अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो राशिद खान हैज जॉइंड लाहौर कलंदर्स नाउ। तो यानी जहां एक बैकलॉग या जहां एक जो सेटबैक हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वहीं एक फायदा लाहौर कलंदर्स को। सवेरा राशिद इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड हासारांगा इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड। तो नंबर 2 नहीं आ रहे तो नंबर 1 यहाँ पर आ गए हैं। और ये बड़ी मजेदार बात है, अभी हमारे नुमाइंदे ने हमें रिपोर्ट किया है और हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि राशिद खान जब पहुंचे टीम होटल में तो उनका बड़े दिल से इस्तकबाल किया गया है। इतने दिल से कि वो दिल वाले गुब्बारे देने पड़े उनको अपना दिल दिखाने के लिए। तो लाहौर कलंदर्स ने जो है वो दिल वाले गुब्बारे राशिद खान को जो है वो देकर दिए हैं। उनको कैसा लगा होगा? वेलकम किया। हार्ट शेप बलून्स दिए जा रहे हैं इस्तकबाल करने के लिए। दिल ही पेश कर दिया राणा साहब ने अपना। नहीं जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा है अभी तस्वीरें, वीडियोस काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये राशिद खान के आने से जो है वो लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। ये हम सबको भी पता है कि वो हर बैटर को जो है वो मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन स्टिल बॉलिंग तो उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाहौर कलंदर को अपनी बैटिंग में भी जो है वो कोई ऐसा प्लेयर डालना चाहिए कि जिसको देख के लगे कि हाँ, फ़खर के बाद अगर किसी पे डिपेंड किया जा सकता है। तो मुझे अभी भी स्टिल बैटिंग में थोड़ी सी कमी लग रही है, लेकिन लाहौर की जो बॉलिंग है वो पहली स्ट्रॉन्ग थी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। बैटिंग की जहाँ पे बात की इमाम, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग में एक बहुत अच्छा एडिशन इस मिर्ज़ा ताहिर पे, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह पॉइंट होता है परफॉर्म करना एंड देन एक होता है कंसेक्यूटिवली परफॉर्म करना। सो कंसेक्यूटिवली उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। बट जहाँ राशिद खान की जो है वो बात की है इरम ने, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाहौर कलंदर्स के लिए राशिद खान का अब ज्वाइन इन होना। जिस तरह एक तो वो लाहौर कलंदर्स को ओन करते हैं, हमने पिछले सीजन में भी देखा लाहौर कलंदर्स के साथ जिस तरह वो जेल हुए। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाहौर कलंदर्स। जी नहीं, बिल्कुल देखें, राशिद खान जिसकी भी टीम में जाएगा तो उसकी जो बॉलिंग है वो और उसकी जो एज अ टीम ओवरऑल है वो उसकी काफ़ी जो है एक नई शक्ल नज़र आ जाती है। और राशिद खान एक ख़ास तौर पे T20 का जितना उसे लीग्स का एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी काउंट होगा, क्योंकि इस साल इनके पास हैरी ब्रूक नहीं है तो इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे ये बैटिंग में। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो इनका मेन आर्ट रहा है लास्ट ईयर भी। तो बस ये है थोड़ा सा कि इनको थोड़ा सा बैटिंग को ज़रूर थोड़ा सा देखना है कि मुझे जिस तरह फ़खर लास्ट ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, एक आधे मैच में आउट हो जाता है, लेकिन यह है कि फ़खर को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ताहिर बेग, शायहोब, कामरान गुलाम और हुसैन तल्लत ये 4 आपके नीचे हो तो थोड़ी सी मुझे ना बैटिंग इनकी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस लग रही है और थोड़े से स्ट्राइक रेट का भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह हुसैन का सीजन गया है, हुसैन तल्लत इज कैन बी अ प्ले टू वॉच इन दिस टूर्नामेंट, मगर थोड़ा सा उसको बैटिंग ऊपर करानी चाहिए। चौथे पे उसका सीजन बहुत अच्छा किया और अब मुझे ऐसा लगता है वो कंप्लीट प्लेयर बना है। अब जितना मैंने उसको अब डोमेस्टिक में देखा है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है, तो थोड़ा सा ये इनको थोड़ा सा बैटिंग के इश्यूज़ होंगे। लेकिन अभी जैसे कहा कि जी काफ़ी अभी अर्ली स्टेजेस हैं, अभी सबके 2-2, 3-3 मैच हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लाहौर को बैटिंग का थोड़ा सा नंबर्स का थोड़ा सा एक आधे प्लेयर को ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज
फ़खर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फ़खर पे। लेकिन बात करें राशिद खान और उनकी बॉलिंग की, तो जैसे अभी इरम ने कहा कि इनकी थी तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो अब बहुत ही जो है दूसरी टीम्स के लिए बहुत ट्रिकी होगा जब लेटर पार्ट में, अल्लाह करे राशिद पूरे टूर्नामेंट में रहे इनके पास, और तो इनके लिए एंड पे जब ये लाहौर आएंगे तो वहाँ पे मुझे लगता है ब्रेक होगा, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। और इस पर राशिद की हम बात करते हैं तो बॉलिंग तो उनकी अपनी जगह है, बट ही इज़ प्रीटी हैंडी विद द बैट एज वेल, स्पेशली लेटर नीचे आते हैं और आके जो है रन्स भी स्कोर कर देते हैं, बड़े दिलचस्प किस्म के इनके शॉट्स होते हैं। ही इज़ अ कंप्लीट T20 पैकेज मिसबाह, और आई थिंक इज़ अ गुड एम्बेसडर फॉर PSL एज वेल, इवन दो वो फॉरेन प्लेयर की हैसियत से खेलते हैं। बिकॉज हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर जब हम फवाद राना और इनकी समीन साहब से हम बात करते थे तो हमें अंदाजा, बल्कि हमने राशिद से भी बात की थी पिछले साल हमारे साथ फाइनल में राशिद यहाँ मौजूद थे हमारे शो पे। उनकी जो एक कैमराडरी और एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा से, एक मोहब्बत सी लाहौर कलंदर्स के लिए है ये। आई थिंक इट्स अ गुड, आई वुड से एम्बेसडर का वर्ड मेरे ख्याल से ठीक रहेगा PSL के लिए। यस एब्सोल्युटली जी मिसबाह। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब कोई ऐसा प्लेयर आपकी टीम में आता है तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है टीम में, आपकी बाकी जो पूरा स्क्वाड है या जो मैनेजमेंट है या इवन जैसे आपने ऑनर्स की बात की, वो सारे जो है ना वो थोड़ा सा सिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली दे नो कि यार ये मैच विनर है, अकेला मैच जिता सकता है, अपने 4 ओवर्स में ये गेम को इधर उधर कर सकता है। फिर वो जिस किस्म की फील्डिंग करता है और जिस किस्म के उसके कंट्रीब्यूशन होता है बैटिंग के साथ, आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेविड वीज़े अकेले लग रहे थे इससे पहले कि नीचे आके जो इम्पैक्ट 2-3 ओवरों में आपने डालना है, उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन हैरी ब्रुक के ना होने की वजह से नहीं था इनकी टीम में कि उस तरीके से आके डैमेज कर सके आखिरी 2-3 ओवर्स में, तो वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, एक्स फैक्टर। क्योंकि जब एक ऐसा प्लेयर आता है जिसको पूरी दुनिया की लीग, टॉप क्रिकेट का, और उसका एक जिसको कहते हैं ना धाक है बैट्समैनों पे, दुनिया का जो बेस्ट बैट्समैन भी उसको खेलेगा ना तो वो उसने भी कभी उसको उस तरीके से उसने डोमिनेट नहीं किया हुआ राशिद को, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल टीम का कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे इमाम ने बात की, राशिद के आने से टीम को बहुत बड़ा एक बूस्ट उनकी लाहौर की टीम के लिए, बट स्टिल आई बिलीव फ़खर ज़मान, ताहिर बेग के बाद शाह होप, कामरान गुलाम, जिनका T20 कैरियर उस तरह का नहीं है, स्ट्राइक रेट भी कम है, 120 का स्ट्राइक रेट, 22 की एवरेज शाह होप की, कामरान गुलाम भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, 113 का स्ट्राइक रेट। 2 एंकर जब आपके आ जाते हैं फ़ौरन 6 से, तो फ़खर अगर होंगे तो ठीक है, फ़खर नहीं है तो बीच में आपको वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक को ही खेलना चाहिए अगर खिलाना है, और वो 3 पे खेले, और हुसैन तलत 4 पे आते हैं, सिकंदर 5 पे आते हैं, 6 पे फिर आप सोच सकते हैं आपके पास एक 19 का विकेट कीपर शोएज़ है, वो शायद खेले। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाहौर को सोचना पड़ेगा, और अब्दुल्ला शफीक का बेटर रिकॉर्ड है इन दोनों से, उसको भी नंबर 3 पे खिला सकते हैं। उसने नंबर 4 पे T20 में 100 किया हुआ है, और वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है, और जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस लेवल है इंटरनेशनल लेवल पे, उसने रन्स किए हैं, टेस्ट क्रिकेट में किए हैं और T20 में यहाँ पहले ही किए हुए हैं। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि सर्कल के बाद फंस जाएगा, लेकिन एक इम्पैक्ट है उसका भी एक नाम बना हुआ है। तो इस लीग में वो बाहर बैठा है, ये भी मुझे तो कोई सही चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ उसने पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी लाहौर के लिए। इंजी भाई, जहां हम बात कर रहे हैं दोनों टीम्स की, कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लाहौर कलंदर्स की, ये दोनों टीम्स जो हैं अपने पिछले मैच हार कर आई हुई हैं। कितना, और कोयटा ग्लैडिएटर ने तो कल ही मैच अभी सामना किया है मैच हारने का, कितना इम्पोर्टेंट और कितना मुश्किल होता है रीगैदर करना, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी ने कल मैच जीता, बट इससे पिछला मैच 56 रन से पेशावर ज़ल्मी ने हारा था। सो किस तरह ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके बैठना पड़ता है, अपनी गलतियों को पिन पॉइंट, चेंजेस, अब ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो हम कहते हैं पैनिक बटन प्रेस हो गया है। सो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की तरह अगर आप सोचते हैं तो आप क्या मैसेज इन दोनों टीम्स को देंगे कि किस तरह रीगैदर किया जाए खुद को आज के मैच के लिए?
देखिए, सारों से पहली बात तो ये है कि जी अगर आप जीत भी गए हैं तो आपको अपनी जीत को भी भूलना पड़ता है, हार को भी भूलना पड़ता है आगे जीतने के लिए। कि ये नहीं कि जी आप अगर पिछला मैच जीते हैं तो लाजमी है कि जी आगे वाला भी जीत के आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और जहां तक हम कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे थे ना, तो ये मिसबा ने तो ये पीएसएल में कप्तानी की भी है, तो इसको बेहतर आइडिया होगा सारों से कि जी ये जो प्लेयर्स है ना, और मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाना प्लेयर्स को, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने में ना आपको 2 से 3 मैच लग जाते हैं कि जी आप है ना उसका कॉम्बिनेशन अपना सेट करते हैं, या आपको फिर थोड़ा सा बेहतर आइडिया होता है इस चीज का, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता भी है और आपके प्लेयर्स आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। अब कोयटा वालों ने बड़ा रिलाई कर रखा होगा कि जी हसरंगा आएगा तो वो उनकी जरा टीम, जिस तरह लाहौर वालों का डेफिनेटली राशिद के आने से ना उनके दिल जरा बड़े होंगे, मोराल उनका हाई हुआ होगा। लेकिन एक जो सारी चीजें ना, मैच हारने से तो मेरे ख्याल में सारी टीमें कवर कर लेती होंगी, लेकिन जो कोयटा ग्लेडिएटर है ना, इसका जो मैचेस हो रहे हैं ना, ये पिछले 4 दिन में से 3 मैच खेल रहे हैं, ये जरा टफ है किसी भी टीम के लिए। जिस तरह मुल्तान ने पहले खेले थे, अब ये कोयटा वाले खेल रहे हैं, ये टफ है क्योंकि जी कल भी मैच खेलने हैं, आज भी मैच खेलने, लगता है ये T20 का मैच है, लेकिन इसमें जोर सारा लग जाता है। तो एक तो हार को बिल्कुल जहन में नहीं लेना चाहिए, और ये कि जी हर रोज है ना आपको दूसरे तरीके से खेलना चाहिए। जिस तरह अभी हम सरफराज की बात कर रहे थे कि पेशावर वाले मैच से उसने पहले वाले मैच में कैप्टनसी बड़ी अच्छी की थी, उसकी बॉलिंग चेंज बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन जल्मी के खिलाफ है ना उतना वो शार्प नजर नहीं आया जितना पहले मैच में नजर आया था। तो ये हर रोज के हिसाब से है कि जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन पहले अच्छा किया है तो अगले दिन भी आप अच्छा करेंगे। तो आपके लिए हर रोज ये आपको हर चीज अपनी भूल के ना फिर नए दिन के हिसाब से ना आपको दोबारा से 0 से शुरू करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी दोनों टीमें देखिए, जो लाहौर की स्ट्रेंथ है, लाहौर हमेशा, ये दोनों टीमों की एक खास बात है, ये दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना, लाहौर की जिस तरह बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो ये बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि जी लोकल लड़कियों पे, के शाहीन पे, रऊफ पे, या दूसरे फास्ट बॉलर होते थे। राशिद खान की इनको खिदमात 1 से 2 साल में है, और कोयटा जिस टाइम पहले अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था कि जीता भी था और फाइनल में भी पहुंचा था, इनके लोकल लड़के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। अगर इनके आज भी लोकल लड़के अच्छी परफॉर्मेंस दें तो दोनों का मैच बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली जी। अब से 7 मिनट के बाद जो है वो टॉस हो जाएगा एट द नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची। तो वक्त आ गया है कि हम ले लें जरा प्रेडिक्शंस हमारे एक्सपर्ट पैनल से। सो इट इज द प्रेडिक्शन टाइम। तो ऐसा करते हैं कि पहले सवेरा पॉइंट्स टेबल देखें। कल की प्रेडिक्शंस की क्या थी वो देखेंगे एंड देन पॉइंट्स टेबल। या चलें जी, इरम अब बताएं, चलें क्या व्हाट्स योर गेस? जी, मैं आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाऊंगी। जी मैम। जीतेगा आज। मैं भी कोयटा के साथ जाऊंगा। आपकी टीम मिसबा? लेकिन हम फिर चलो इकट्ठे ही चले जाते हैं, सारे एक ही कश्ती के सवार हो जाते हैं। आज सब कोयटा जा रहे हैं। कोयटा ठीक है। कोयटा जनाब। लाला आज पेशावर के पास जाएगा मुझे लग रहा है। पेशावर जी, हमने अज्यूम कर लिया कि आपने पेशावर ज़ल्मी चुननी है। हाँ जी, आपने सही अज्यूम किया, बिल्कुल सही काम किया आपने। क्या तो बात है। वो फिर कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। और आज लाला इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए यानी है कि सबकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हुई कल की और लाला की प्रेडिक्शन सही हुई। सो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन अच्छा, पर मुझे लग रहा है आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल लाला को पॉइंट्स दे दिए गए हैं। हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस settle लाला। हो आज यहाँ होते कितने खुश होते। लेकिन चलें, कल हम उनको खुशखबरी सुना देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पॉइंट्स टेबल पे जो अब तो खैर चलें 2-6 पे हैं, 2-4 पे हैं। हाँ। सो मिसबा एंड इरम एट 6, लाला एंड इमाम एट 4। सो जबरदस्त जी। हमारा चार्ट भी वाकई अब अपनी एक शक्ल जो Points है table उसकी जो है ना बनती जा हमारा रही भी, है पीएसएल के पॉइंट्स हाँ। टेबल की तरह। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर और आप लोगों से प्रेडिक्शन शुरू करें, सो यस लाला की जहाँ हम बात कर रहे हैं, लाला इज वाचिंग द शो राइट नाउ और फौरन लाला का मेरे पास मैसेज आ गया है कि लाहौर मेरी टीम है आज के लिए। सो लाहौर कलंदर्स, लाला ने जो है वो टीम सेलेक्ट कर ली है। सो अगला
ये जो अगला रिचुअल है, ये मिसबा आपकी तरफ मैं आती हूँ। विच इज़ योर टीम फॉर टुडे? कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और मिसबा, कल फिर आपने वही गलती की ना, इमाम की फिर से आपने बात मान ली। नहीं, वो लाला ने एक छक्का तो मारना ही था ना, लाला ने मार दिया, लाला ऐसे ही आएंगे। तो आप तो प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, वैसे टीमें हमारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रही, लेकिन चलें फिर भी होपफुली कि लाहौर अब आज तगड़ा आएगी पिछले मैच के बाद, तो लाहौर को हम सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली आज के मैच के लिए। ठीक है जी। इरम, आप लाहौर से हैं तो आप लाहौर ही चुनेंगे? बिल्कुल जी। मैं भी लाहौर के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे यही है कि जिस तरह राशिद खान आए हैं टीम में, तो टीम स्ट्रांग हो गई है। बस ये है कि फखर जमान उनको एंड तक लेके चलना है। तो लाहौर कराची, समझे लाहौर कराची का ही मैच हो रहा है, तो एक राइवलरी जो है वो स्टिल देयर कह लें आप। तो मैं लाहौर के साथ जाऊंगी। इमाम? जी मैं भी लाहौर के साथ जाऊंगा। अच्छा, मिसबा आप टीम बदलना चाह रहे हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है इंजी भाई किधर जाएंगे, क्योंकि इंजी भाई जो है ना वो ले जाते हैं हम सबको। हाँ, तो इंजी भाई मैं आपकी तरफ आती हूँ। लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर? नहीं, आज लाहौर की टीम है ना बहुत मजबूत नजर आ रही है इस चीज में, और मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी है ना, जिस तरह कोयटा ने पिछले 3 दिन में से 2 मैच खेले, ये चौथा दिन है, तीसरा मैच खेलेंगे, उधर थकन के साथ भी जरूर होंगे। लोगों को तो वैसे नहीं लगता कि जी T20 का है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि जी हर रोज आके कम बैक करना, और ये 2 मैच हारे भी हुए हैं, तो ये इस चीज का प्रेशर होगा। और लाहौर की टीम है ना इस दफा मुझे लग रहा है बहुत मजबूत है, अच्छी है। और ये नहीं कि राशिद खान के आने से, मुझे सारों से अच्छी चीज लाहौर की टीम लगती है वो शाहीन की कैप्टनसी लगती है, कि जी वो बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है लाहौर को। बिल्कुल। मैं इंजी भाई इसी पे एक बात आपसे ज़रूर मैं कंटिन्यू करूंगी कि जहां आप कह रहे हैं कि ऊपर तले जब मैचेस होते हैं तब तो मुश्किलात होती हैं टीम के लिए, मगर लाहौर को हमने देखा कि लाहौर ने पहला मैच खेला एंड उसके बाद 6 दिन के गैप के बाद जब लाहौर आई तो लाहौर बिल्कुल ऑफ कलर लगी। क्या ये भी एक गलत होता है टीम के लिए कि इतना बड़ा गैप आ जाए बीच में कि मोमेंटम ब्रेक हो जाए और लगातार मैचेस हों वो भी? तो दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है टीम के लिए? नहीं, चीजें दोनों मुश्किल है। देखिए आप है ना, बिल्कुल आपका फोकस हट जाता है जिस टाइम बहुत ज्यादा लंबा गैप हो ना, तो आपका फोकस है ना, प्लेज है ना, दूसरी तरफ फोकस चला जाता है, और बहुत जल्दी भी हो तो वो भी मुश्किल होता है कि जिस तरह ये कोयटा खेल रही है, जिस तरह लाहौर को आपने देखा अगर 5 से 6 दिन का गैप हो ना तो वो भी मुश्किल हो जाता है कि आप एक रिदम में खेल रहे होते हैं तो उसमें आप खेल जाते हैं। गैप ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 दिन का गैप जरूर होना चाहिए कि जिसमें बंदा रिकवरी कर ले अपनी सारी चीज की। कि मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी हम जो T20 का मैच खेलने जाते हैं, होटल से वापसी होटल आने में 9 घंटे हमें लगते हैं। तो ये एक T20 का मैच है जिसको लोग समझते हैं, लेकिन आपके 9 घंटे है ना, ये होटल से निकलने से होटल पहुंचने तक 9 घंटे लगते हैं, जिससे ना, और 9 घंटे यानी कि आपकी बॉडी है ना प्रेशर लेती है, जिससे आपकी बॉडी में ना वेयर एंड टेयर आती है जो थकन का बाइस बनती है आपके। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। रिकवरी फिर मुश्किल हो जाती है। एब्सोल्युटली जी। हम इस वक्त एक ब्रेक की जानिब डिस्कशन, अब जब वापस हम आएंगे तो ऑफ कोर्स टॉस भी हो चुका होगा, टीमें भी हमारे सामने होंगी, तो अपने डिस्कशन को हम वहां लेकर चलेंगे। लाहौर कलंदर्स ने क्लीन स्वीप कर दिया जोर का जोड़ में, बिकॉज़ सारे पैनलिस्ट हमारे लाहौर कलंदर्स के फेवर में वोट किया। मुझे लग रहा है लाहौर हारे ही हारे आज, तो मैं बता रहा हूं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि वापस आएंगे तो टॉस हो चुका होगा, सो टॉस हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता है एंड पहले बॉलिंग का फैसला किया है, मगर शाहीन शाफरीदी ये कहते हैं इट्स अ गुड टॉस टू लूज, बिकॉज वो पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, बिकॉज लाहौर की जो है वो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। सो अ गुड टॉस टू लूज फॉर लाहौर कलंदर्स। आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो आई थिंक मैच से पहले बात कर लेते हैं आप इसमें क्या क्या प्लान है, बिकॉज दोनों ही इस नतीजे से तो है वो खुश हैं, तो फिर ठीक है जी। आप जब खुश हैं तो फिर हम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब जरा टीमें हमारे सामने आ गई हैं। दोनों टीमों में अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सिर्फ एक तब्दीली की गई है। लियाम डॉसन जो है वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, ही वोंट बी टेकिंग पार्ट इन PSL, इंजरी की वजह से ही इज गॉन। और राशिद खान जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो उनकी जगह आ गए हैं। टीम में कलंदर्स की जो है फ़खर जमान, मिर्ज़ा ताहिर बेग
शे होप, कामरान गुलाम, हुसैन तलत, सिकंदर रजा, राशिद खान, डेविड वीज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान। तो इंजी भाई आपसे बात करते हैं। ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, राशिद के आने के बाद से टीम ज़ाहिर है ये ग्लैडिएटर्स का तो आपने बताया नहीं कि आज भी हफीज मेंटोर की तरह ही रहेंगे। क्योंकि ग्लैडिएटर में कोई तब्दीली नहीं है टीम में, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन देयर साइड। बाय द वे अब वो हफीज का वाकई वो मेंटोर वाला रोल ही लग रहा है। इंजी भाई पहले अगर हम ज़ल्मी की टीम के हवाले से बात करें, ज़ाहिर राशिद के आने से ये टीम मजबूत हो गई, सॉरी लाहौर की टीम। लेकिन सवेरा अभी जब मैं ये देख रहा था, सिकंदर रजा, इंजी भाई दुनिया भर की लीग्स भी खेलते आ रहे हैं और इस साल तो पिछला साल उनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्लेयर है जो बस किसी भी लम्हे जो है ना ये परफॉर्म करने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो ज़ल्मी अच्छी तगड़ी टीम दिख रही है राशिद के आने के बाद। अब तो लाहौर, आई एम सॉरी, लाहौर कलंदर्स, आई डोंट नो व्हाई इंजी भाई से बात करते हुए ज़ल्मी कह जा रहा हूं जी। आपके मुंह से जो बार-बार ज़ल्मी निकल रहा है कि तगड़ी टीम है, स्ट्रांग टीम है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, इतना बड़ा फैन हूं मैं आपका इंजी भाई। ठीक है ना, लेकिन कलंदर की टीम ये है कि डेफिनेटली ये राशिद के आने से उनको एज तो मिला है कि जिनको स्ट्रांग हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि देखिए शाहीन की, जो मैं अभी इसकी कैप्टनसी की बात कर रहा था कि जी इसको अच्छा लग रहा है, देखो उसने क्या कहा है कि जी हालांकि क्रिकेट की सेंस ये नहीं कहती कि जी जहाँ अगर बॉल कराची में मैचेस हो रहे हैं, हमें दिख रहा है कि जी बॉल इतना वेट हो रहा है कि जी बॉलर्स के लिए मुश्किल है, आपके फास्ट बॉलर्स है, आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा, राशिद ये रिस्ट स्पिनर है, ये फिंगर की जी राइट आर्म स्पिन करता है, इसके लिए ग्रिप करना मुश्किल होगा। उसने टॉस जीतने के बाद क्या कहा कि जी हम खुद भी पहले बैटिंग करना चाह रहे थे कि हमारी बॉलिंग मजबूत है। हम आपने यानी कि दूसरी टीम को है ना, आप ये दिखा रहे हो कि मैं टॉस जीत के कुछ ये भी कह सकते हैं, हाँ ड्यू फैक्टर बाद में हमें फर्क डाल सकता था हमारी बॉलिंग में, लेकिन ये कि जी आप दूसरी टीम को कुछ भी मौका नहीं दे रहे क्योंकि जी ठीक है जो तुमने किया हम भी इसी तरह ही करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि जी मैं आपसे कह रहा था कि जो इसकी कैप्टनसी की ना बात है वो मैं कर रहा था, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये सारे टाइम सिचुएशन मुश्किल भी होना तो ये बड़ा अच्छा नजर आता है। तो इनको ये T20 में मिसबा ने कप्तानी कर रखी है, तो हम है ना कॉम्बिनेशन की बात करते रहते हैं सारे टाइम, लेकिन कप्तानी का बहुत मेन रोल है, यहाँ बहुत स्मार्ट कप्तान होना पड़ता है T20 में कि जी आपको डिसीजन बड़े जल्दी लेने पड़ते हैं। आप है ना बास टाइम इस तरह के बॉलर से बॉल करवा देते हैं कि दूसरे से आप तवक्को नहीं कर रहे होते। तो ये कप्तानी है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चीज में, जिसका ना मैं कह रहा हूँ कि लाहौर को थोड़ा सा एडवांटेज है कि जी ये परेशान भी नहीं होता और ये है कि ये डिसीजन भी मौके पे लेता है। बिल्कुल मिसबा, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करती हूँ, देखें एक चीज़ तो हम सब उस पर अग्री करते हैं कि दे नीड टू सॉर्ट देयर बैटिंग ऑर्डर। उनको पता होना चाहिए कि क्या कौन बैटिंग करने आएगा और क्या ऑर्डर होगा, बिकॉज इतनी शफलिंग बैटिंग में वो एक वजह ज़रूर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस कन्फ्यूजन को जो दिख रही है हमें सामने। बट दूसरी तरफ जब मैं बॉलिंग की बात करती हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की, नसीम इज़ रिस्पॉन्डिंग, हसनैन इज़ रिस्पॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत में बार बार हमें सामने दिखा, दैट्स मोहम्मद नवाज़। और नवाज जो है वो थोड़ा सा ऑफ कलर आजकल दिख रहे हैं, जो कि ठीक है रन्स पड़ जाते हैं, हो जाता है, मगर नवाज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। आपको और कोई चीज़ लगती है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को आज तब्दील करनी पड़ेगी, बिकॉज वही वक्त कम है, अचानक ऊपर तले मैचेस हो रहे हैं? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी भी प्लेयर को टीम में लाते हैं, उस पर अगर आपने उसको टीम में रखा है तो उसको यूटिलाइज़ करें। हफीज़ को अगर रखा है तो उसको 3 या 4 जहाँ पे भी आपने कंसिस्टेंटली खिलाना है उसको खिलाएं। क्योंकि मैं एज ए बैटर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पता नहीं किस टाइम जाना है, मैं कुछ प्लान नहीं कर सकता, मैं कुछ बॉलरों के बारे में सोच नहीं सकता कि मैंने किस टाइम अंदर जाना है और मैं क्या करूँगा जाके, ना तो वो टीम मैनेजमेंट को पता है ना मुझे पता है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सडनली मुझे कोई ऐसे कहे कि जाओ जी। अब वो ना उस पोजीशन का मुझे पता है ना मैंने सोचा हुआ है, अचानक जाके परफॉर्म करना, प्रोफेशनल है हम ठीक है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको बिल्कुल कोई आपने प्लान ही नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो है मुझे लगता है कि कोयटा को अभी भी कोयटा थोड़ा सा वो ऑडियन स्मिथ के रन्ज़ों की वजह से कोयटा अभी भी सोच रहा है कि ठीक है वो उसके साथ ही हमने जाना है, लेकिन उसकी वजह से तीसरा सीमर
जो उनको पिछला मैच कॉस्ट कर गया है कि तीसरा अगर वो एज ए सीमर आपके 5 बॉलरों में नहीं आता तो वो आपको आज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं या तो वो टॉप 6 में बैटिंग कर सकते हो या फिर वो आपके 5 मेन बॉलर्स में एक बॉलर है कि 4 ओवर करने हैं इसने किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका स्पिनर जैसे कल मार पड़ रही थी तो आपके पास वीक लिंक तीसरा पेसर था, आप वो नवाज या कैस की जगह यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे ऑडियन स्मिथ को। लिमिटेड आपके पास ऑप्शन रह गई, सिर्फ नसीम और हसनैन, उनके 2 ओवर तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ प्रेशर डालना है इनको, कहाँ बॉलिंग करानी है। तो मुझे लगता है क्वेटा को थोड़ा सा ये भी मुश्किल होगी कहीं ना कहीं, या तो ऑडियन स्मिथ को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी या फिर हफीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और आज पहली अगर उनकी बॉलिंग है तो ये कर सकते हैं सब रात। मिसबाह, डिड दे मिस द ट्रिक? इफ्तिखार से भी तो बॉलिंग करा सकते थे जब आपको पता है कि एक प्लेयर जिसका दिन नहीं अच्छा चल रहा, एक्सपेंसिव है वो, तो इफ्तिखार भी तो थे ना ऑप्शन। डिड दे मिस दैट ट्रिक टू? जी बिल्कुल, वो भी ऑप्शन है, लेकिन कई दफ़ा होता क्या है कि कप्तान भी मुश्किल में आ जाता है। अगर हम आप देखें तो उस टाइम पे दोनों डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैट्समैन खड़े थे, नीशम बॉल नहीं रोक रहे थे। जो भी उनको अंदर बॉल आ रहा था लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर का, पहली बॉल से उसने चार्ज कर दिया नवाज पे। और दूसरी तरफ से पावल जो है वो बिल्कुल हफीज़ को 2 बॉलें खेला और उसने कुछ, और वो बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है। अगर ऑफ स्पिनर कोई भी उसके सामने लगेगा तो वो चांस तो है आपके पास एक आउटसाइड चांस कि वो ऐसा प्लेयर है 2-3 छक्के मार के मैच वहाँ पे ख़त्म कर सकते। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा था सरफराज के जहन में, हफीज़ को 1 ओवर के बाद उसने चेंज कर दिया। बट जब आपकी जो पीछे ऑप्शन है वो उस तरीके से ऑडियंस पे बॉल नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हफीज़ या इवन इफ्तिखार कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस के जिस पे आप गैम्बल करते हो उस टाइम पे विकेट लेने के लिए। एब्सोल्युटली। इमाम, इस टूर्नामेंट से पहले, PSL 8 से पहले, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर्स वाज ऑफ कोर्स इफ्तिखार। उनकी मैं बैटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ बिकॉज ज़ाहिर है वो 6 बॉलों पर 6 छक्के मार के आना। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दैट। कल पहली बार मैच में इफ्तिखार ने कुछ अपनी उस जारहाना मोड की झलक दिखाई और बहुत ही सर्कमस्पेक्ट इनिंग उन्होंने खेली थी। वो मैच ऐसा लग रहा था कि फंस गया और ये तो शायद 120 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन 34 गेंदों पे इवेंचुअली ही एंडेड अप विथ 50 रन्स और 4 छक्के और 2 चौके उन्होंने अपनी इस इनिंग में मारे। सो आपको लग रहा है दैट द प्रॉमिस दैट इफ्तिखार शोड एंड इमाम, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इफ्तिखार का फॉर्म में आना? बिकॉज कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जितना टैलेंट इफ्तिखार में, बल्कि हम लाला से बात करते हैं, वो तो उनकी बड़ी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ के बड़े दिलदादा हैं, कभी कभार आपको लगता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाए जितना टैलेंट इफ्तिखार में है, जितनी पावर है उनके शॉट्स में। जी इमाम। जी देखें, बिल्कुल पहले तो इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखें। जब आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड लीग्स खेलते हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो होता है। देखें, जब पहले इफ्तिखार जो है स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान टीम में, ODI क्रिकेट में भी आए तो थोड़ा सा वैसे स्ट्रगल किया, और उसके बाद फिर T20 क्रिकेट में जो जब एज अ फिनिशर यूज़ किया तो वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और मुझे ख़ुद इफ्तिखार पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग, मुझे ऐसा लगता है वो दोनों तरफ खेल सकते हैं और उसके बाद गेम को चला भी सकते हैं, आप फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैं ख़ुद उनकी बैटिंग का फ़ैन हूँ और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के इस सर्कल में हैं, तो मैं खुश हूँ काफ़ी उनके लिए कि जो उनकी जो एक फॉर्म चल रही थी कि और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया कि BPL में बहुत अच्छी फॉर्म थी और उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 से 3 ऐसी इनिंग्स खेली कि जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो देखें, मैं भी खुश हूँ और क्वेटा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कल मेरे लिए सरप्राइज़ था कि वो ऊपर क्यों नहीं है। जब आपका मेन बैट्समैन ज़्यादा बॉलें खेलेगा तो वो मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ पे 155 था, जिसमें से इफ्तिखार आपके जो इस वक्त सबसे फॉर्म में, उसने 34 बॉल्स खेली। अगर वो शायद 45 बॉल्स खेलता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना भी 70 करता और जो है ज़ल्मी को फिर मुश्किल होती। तो लेकिन देखें, बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये वाली जो परफॉर्मेंसेज हैं, इफ्तिखार की नहीं, जो मैं बाकी प्लेयर्स की भी देखता हूँ कि PSL में हैं, PSL की परफॉर्मेंसेज हैं, जब सडनली ये पाकिस्तान प्लेयर्स जब पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो आई डोंट नो क्या होता है कि थोड़ी सी वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं आती। अगर आप इफ्तिखार की भी परफॉर्मेंसेज देखें तो बहुत अरसे बाद जो है उसको जब काफ़ी कंसिस्टेंट चांसेस मिले तो जाके
वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एट द राइट टाइम, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि राइट टाइम पे किया। लेकिन मैं इनकी इफ्तिखार और जैसे खुशदिल है, आसिफ अली है, हैदर अली है, ये PSL में कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं होती, इनकी अच्छी होती है। लेकिन मैं ये परफॉर्मेंस इन दी एंड हम सबको चाहिए कि जब ये पाकिस्तान के लिए खेलें तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसी परफॉर्मेंस। अब मुझे लगता है कि इफ्तिखार को जो वो मेंटल बैरियर था और वो जो डाउट्स थे, वो कॉन्फिडेंस आ गया लीग्स में खेल खेल के, और इधर अब हर जगह एज अ मेन प्लेयर, एज अ फिनिशर यूज़ होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। इवन ODI के वर्ल्ड कप भी करीब है, तो उसमें वो भी उधर भी कंसीडर हो सकते हैं एज अ फिनिशर, और T20 वर्ल्ड कप में तो इस वक्त हमारे फिनिशर हैं ही हैं, तो एक अच्छा साइन है। इरम, जहां ओडियन स्मिथ की बात की मिसबान है, वो वीक लिंक दिखे एक कोयटा की तरफ से, बट क्या हम देखें मैक्सिमम तो हमने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 4 खिलाएं, आप 3 भी खिला सकते हैं। आप अपने एक लोकल प्लेयर पे भी डिपेंड कर सकते हैं, कि लोकल प्लेयर को भी उम्मीद भी है इनकी, उम्मीद आसिफ है इनकी जो स्क्वाड में, और पिछली सीज़न में उम्मीद की अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी। क्या इस लाइंस पे भी सोच सकता है कोयटा ग्लैडिएटर कि भाई जब एक नई फॉरेन प्लेयर का दिन अच्छा चल रहा है, मतलब या नहीं एक पूरा रन अच्छा चल रहा, तो क्यों नहीं 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ जाएं और अपने लोकल लड़के पे जो है वो डिपेंड करें? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने वाली थी कि उमैद आसिफ, मैंने इनको बहुत देखा है, काफ़ी इनके सीज़न, ये मुझे मतलब अच्छी बॉलिंग लगते हैं, टॉल हैं, ला के बॉल को पटकते हैं, तो मुझे ये अच्छे बॉलर लगते हैं। तो वही ना, बिल्कुल आपकी वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि 4 प्लेयर्स को खिलाएं, मतलब फॉरेन प्लेयर्स, आप 3 भी कर सकते हैं, एक अपने लोकल को भी चांस दे सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, जिस तरह अभी कोयटा ने, एक दूसरी तरफ से ये भी अच्छा है कि कोयटा जो है वो अपना, उन्होंने अभी इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं की, ताकि प्लेयर्स का जो है वो माइंड जो है वो ज़्यादा अपसेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बैटिंग में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कोयटा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि नंबर्स की वजह से, कि बैटर्स को भी इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहे उनके रोल। लेकिन एक तरफ से अच्छा भी है कि चले उन्होंने चेंजेस नहीं की। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैचेस में जो है वो उमैद आसिफ को ज़रूर चांस देना चाहिए। हाँ जी, बहुत कुछ उस पर डिपेंड ये करेगा कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बिकॉज पॉइंट्स टेबल में भी उनकी, रिमेंबर दीज आर द होम गेम्स जब कोयटा ग्लैडिएटर यहाँ पर खेल रही है, और पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन के लिए आज का गेम ये जीतना नेचुरली बहुत ज़्यादा होगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। इनसे भाई जाते जाते एक सवाल मैं सरफराज की कप्तानी के हवाले से पूछना चाहूँगा, बिकॉज सरफराज ज़ाहिर है उनका कुछ माजी ऐसा रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल अंदाज रही, कप्तानी से हटा दिया था, ये सब सिलसिला रहा था, हमेशा माइक्रोस्कोप में रहते हैं लोग, उन पर नज़र रख रहे होते हैं, सरफराज शोर कर रहा है, सरफराज खामोश है, क्या हो गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, जैसे आपने बात की थी शाहीन के हवाले से, उनका बिल्कुल उलट उस तरफ जो है वो सरफराज का नज़र आता है, बहुत एनिमेटेड वो कप्तान है। अब तक की कप्तानी के बारे में सरफराज की क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लैडिएटर्स ने ओवरडू कर दिया है सरफराज की बैसियत कप्तान? शायद एक सीज़न पहले या इस PSL में उनको एज अ प्लेयर खिलाना चाहिए था। इंजी भाई क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, अगर सरफराज की कैप्टनसी की बात करें तो जो उसका शोर करना है वो उसका ठीक है कि जी एक स्टाइल है कि वो थोड़ा सा शाउट करता है ये, लेकिन देखिए उसकी कैप्टनसी में कोई डाउट नहीं है कि उसने जिस टाइम पाकिस्तान से भी वो कैप्टनसी से हटा था तो उसने 35 में से 29 T20 के मैचेस जीते हुए थे, और काफ़ी एक्सपीरियंस कप्तान है, और टेक्निकल वाइज है ना कि जो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है वो बड़े अच्छे तरीके से यूज करता है, तो उसकी कैप्टनसी में कोई ऐसी चीज नहीं है। और बाकी बात से हम जिस टाइम बात करते हैं ना कि जी कोई चेंज गलत हो गई, इंसान है, चेंज गलती किसी टाइम भी हो सकती है, लेकिन एज ए कैप्टन मेरे ख्याल में बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है वो, और उसने बड़े अरसे पाकिस्तान की तीनों कैप्टनसी की है, उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कैप्टनसी करता है। और T20 का रिकॉर्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना उससे अच्छा किसी का भी नहीं है कि जिस तरह की उसने कैप्टनसी की है। तो लेकिन उसका कैप्टनसी का जो उनका स्टाइल है ना, जिस तरह आप ये समझ लेंगे कि जी इमरान भाई का कैप्टनसी का स्टाइल और जावेद मियांदाद का दोनों का बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन दोनों बहुत जबरदस्त कप्तान थे। जावेद भाई भी बहुत जबरदस्त कप्तान थे और इमरान भाई भी। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार है कैप्टनसी का करने का, लेकिन ये कि सरफराज मैं समझता हूँ कि जी बड़ा अच्छा कप्तान है और उसने बड़े पाकिस्तान के लिए भी बड़ी कामयाबी आज कौन सी टीम जो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया अंजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा, इमाम और इरम आप लोगों का फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ में। जाते जाते आपको बताते चले इंग्लैंड वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन भी इस वक्त चल रहा है और 11-12 ओवर में 107 रन बना चुकी है अभी तक इंग्लैंड वुमेन। सो यानी टोटल बेसबॉल अप्रोच यहाँ पे भी चल रही है। बट विद दैट
यहाँ वक्त खत्म हुआ है जोर का जोड़ का। सवेरा और अदील को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।